बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पास्ट यू क्यूज ऑफ वीरोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर वीरोलॉजी के पास्ट यू क्यूज यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को यूएचएस के इंपॉर्टेंट एससी क्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जनरल वीरोलॉजी और क्लिनिकल वीरोलॉजी से सिर्फ एक ही एससी क्यू आना है, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लेविंसन की समरी तैयार कर लेते हैं, पल्स को तैयार कर लेते हैं और पास्ट पेपर को तैयार कर लेते हैं। आई थिंक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस एंड देयर एग्जांपल्स। ये वाला क्वेश्चन 2 से 3 मरतबा आ चुका है पास्ट पेपर में, तो उसको अच्छे तरीके से तैयार करना। इसको आपने लिखना किस तरह से है, आपने ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस को 2 में डिवाइड करना है, डीएनए वायरस और फिर आरएनए वायरस। जो डीएनए वायरस होता है हेपेटाइटिस बी और दूसरा ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, और बाकी जो वाले आरएनए वायरस होते हैं। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये डीएनए वायरस है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस ये भी डीएनए वायरस होता है। तो जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस है ये ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया करवाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाते हैं। पैपिलोमा वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वार्ट्स करवाता है, सर्विकल और एनोजेनिटल कैंसर करवाता है। एप्स्टीन बार वायरस बर्किट लिम्फोमा नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाता है। हर्पीस वायरस स्पेसिफिकली हर्पीस वायरस 8 कैपोसी सार्कोमा करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्टडी ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट। था मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट वैसे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वायरस को लिखा हुआ है। वायरस की स्टडी को वीरोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब वायरस का और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बहुत सारे डिफरेंस वाले पॉइंट्स होते हैं, तो इसका लेविंसन से तैयार कर लेते हैं। ओके, वायरसेस में और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। असल में वायरसेस का और सेल का क्या कंपैरिजन है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायरसेस और सेल का डिफरेंस दिया हुआ है। बस यहाँ पे सेल को आप प्रोकैरियोटिक बना लेना। वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं हो सकते। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होता है। प्रोटीन्स वायरसेस के अंदर रिलेटिवली फ्यूअर होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ओके, जो लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है वो एनवेलप होता है वायरसेस के अंदर, जबकि लाइपोप्रोटीन वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, तमाम सेल के अंदर होती है। राइबोसोम वायरसेस के अंदर नहीं होते, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं लाइक एरिना वायरस, इनके पास नॉन फंक्शनल राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे दोनों में नहीं होता, प्रोकैरियोट में भी नहीं होता। एंजाइम्स प्रोकैरियोटिक में रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वायरसेस। ओके, और जो मल्टीप्लिकेशन होती है, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होती है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होती है, लेकिन वायरसेस के अंदर ना ही बाइनरी फिशन होती है ना ही माइटोसिस होती है। वायरसेस में ये होता है कि एक वायरस से बहुत सारे थाउजेंड्स और 1 lakhs तक प्रोजेनी डॉटर सेल बन जाते हैं। ओके, तो ये वायरसेस और बैक्टीरियल सेल का कंपैरिजन हो गया। नेम द इन्फेक्शियस पार्टिकल स्मॉलर देन दिस पार्टिकल। तो जो पिरियंस होते हैं वो इससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। पिरियंस का और वायरसेस का डिफरेंस आ सकता है, तो वह भी आपको मैं बता दूं साथ साथ, ताकि सब चीज़ें कवर होते रहे। जो पिरियन होता है और वायरसेस का क्या डिफरेंस है। जो पिरियंस होते हैं उनके पार्टिकल के अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। पिरियंस एक प्योर प्रोटीन होती है, लेकिन वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए, दोनों एट अ टाइम नहीं होते। ओके, जो प्रियंस होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो सेलुलर जीन इनकोड करता है, लेकिन जो वायरसेस की होती है वो वायरल की जीन इनकोड करते हैं। असल में जो प्रियंस होती है हमारी अपनी ही प्रोटीन होती है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन खराब हो गई है। ओके, अल्ट्रा वायलेट लाइट रेस या हीट अप्लाई करते हैं तो प्रियंस इनएक्टिवेट नहीं होते, लेकिन वायरसेस इनएक्टिवेट हो सकते हैं। चूंकि प्रियंस हमारी अपनी बॉडी की प्रोटीन है, तो इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, लेकिन वायरसेस में ऐसा देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हो तो फिर आपको जो प्रियंस होते हैं वो अमाइलाइट लाइक सिमेट्री की फॉर्म में होते हैं, अमाइलाइट बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो वायरसेस होते हैं कोसाहेड्रल और हेलिकल सिमेट्री होती है। आगे कंपेयर हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरसेस में डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये वाले टेबल को तैयार करते हैं। ओके, क्राइटेरिया बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन हम सबको देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए और कौन सा दिया, हेपेटाइटिस बी है। जो हेपेटाइटिस ए और ई वाले इनका सिमिलर पैटर्न होता है। हेपेटाइटिस ए के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और एक बात रट्टा मार लेना कि सारे के सारे आरएनए होते हैं, लेकिन सिवाय हेपेटाइटिस बी के उनके पास डीएनए होता है। सबका रेप्लिकेशन सही होता है, लेकिन एक में रेप्लिकेशन डिफेक्ट होता है, वो डी वाले में होता है। एनवेलप 2 में नहीं होता, ए और ई में नहीं होता। जिसके पास या जिसके जीनोम में डीएनए होगा उसी के पास डीएनए पॉलीमरेज भी होगा। HBsAg जो सरफेस एंटीजन होता है बी और डी दोनों के ऊपर होता है। जो असल में डी वाला होता है वो बी का यूज़ करता है सरफेस कोड को। जो ए है वो पिकोडना वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। बी वाला हिपेटिना वायरस, सी वाला फ्लैवी वायरस, डी वाला डेल्टा वायरस, ई वाला कैल्सी वायरस से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। ओके, तो सी वाला फ्लैवी वायरस याद किस तरह से करना है, सी से कैल्शियम और एफ से फ्लोराइड, दोनों के दोनों तीत के अंदर होते हैं। ठीक है, जो बी से हेपेटाइटिस बी वायरस है, और जो हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर डीएनए होता है तो फिर हेपेटिना डी आ रहा है इसमें। ओके, ठीक है, डी से डेल्टा तो डेल्टा वायरस हो जाएगा। ठीक है, और ए से पिकोडना, बस इसको रट्टा मार लेना। कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं तो हेपेटाइटिस ए और ई की फीकल ओरल रूट से होती है। जो बी होता है ब्लड, सेक्सुअल और एट बर्थ,
ठीक है, पेरिनेटल ट्रांसमिशन भी होती है। हेपेटाइटिस सी और डी इनके भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है। कैरियर स्टेट आपको इन तीनों में देखने को मिलती है, बी, सी और डी के अंदर। लेबोरेटरी टेस्ट को देखते हैं, हेपेटाइटिस ए को डायग्नोस करने के लिए हम आईजीएम एंटीबॉडी को देखते हैं, जो हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट बनती है। बी के अंदर आप सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीबॉडी और कोर एंटीबॉडी, ठीक है। कोर एंटीबॉडी हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलती है हर स्टेट के अंदर। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेट्स होती है लाइक एक्यूट है, विंडो है, कंप्लीट रिकवरी है और क्रॉनिक कैरियर स्टेट है। अब आपको ये टेबल याद करने का तरीका बताता हूँ अच्छा वाला। तो पहले 4 स्टेट्स के नाम तो याद कर लेना, एक्यूट है, क्रॉनिक है, फिर कंप्लीट रिकवरी और विंडो है। एक बात नोट करना कि जो हेपेटाइटिस सी बी है, HBCB यानी जो कोर एंटीबॉडीज होती है सब में पॉजिटिव होगी, चाहे जो मर्जी है, एक्यूट है, विंडो है, कंप्लीट रिकवरी है, क्रॉनिक कैरियर है। ये शो करती है कि किसी को एक मरतबा इसका एक्सपोजर हो जाए तो जो IgM होती है वो एक्यूट के अंदर और IgG क्रॉनिक के अंदर देखने को मिलती है, तो ये एंटीबॉडी सब में पॉजिटिव होती है। और बाकी को किस तरह से याद रखना है, जब भी कोई डिजीज होगा तो डिजीज के अंदर एंटीजन मौजूद होगा, एंटीजन मौजूद होगा, तो एंटीजन देखो मौजूद है पॉजिटिव, लेकिन एंटीबॉडी नेगेटिव होगी, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे को उड़ाने की कोशिश करते हैं। एट अ टाइम एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है। और जब रिकवरी होती है तो एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी होती है। विंडो फेज के अंदर दोनों आपने नेगेटिव कर देने हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जो वैक्सीन होती है पहले 2 के अगेंस्ट ही हमें अवेलेबल होती है, इम्यून ग्लोबुलिन बी हेपेटाइटिस ए और बी के अगेंस्ट ही यूजफुल होते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको सारा हेपेटाइटिस का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, एक इतना बड़ा सिनेरियो दिया हुआ है, 50-year-old वुमेन विजिट हर फिजिशियन कंप्लेनिंग ऑफ फीलिंग अनवेल। अब सिम्टम स्टार्ट हो रही है, फीवर चिल्स आपने मलेरिया में भी पढ़े थे, डेंगू में भी पढ़े थे। आगे देख लेते हैं, मसल एक्स, ड्राई कफ, सोर थ्रोट। ओके, कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आई, हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस है, यानी वो फैल जाता है, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर स्मॉल टेंडर सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलता है, स्मॉल नेजल म्यूकोसा है, एरिथ्रोमेटस फेरिंक्स है। अब ये वाले सारे साइन सिम्टम आपको ऑर्थोमिक्सो वायरस के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑर्थोमिक्सो वायरस कौन सा वायरस होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ओके, और ये किस चैप्टर में आपने पढ़ना है? रेस्पिरेटरी वायरस में, जबकि जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो रेस्पिरेटरी वायरस में जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है ये करवा रहा सारा। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में देखता हूँ तो पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से लेकर 2 दिन का, फिर इसके बाद फीवर देखने को मिलता है, मसल में पेन जिसको माइल्जिया बोलते हैं, हेडेक है, सोर थ्रोट है, ये वहाँ पे लिखा हुआ था, ड्राई कफ लिखी हुई है, माइल्जिया मसल पेन लिखा हुआ है, रिस्पिरेटरी सिम्टम आना शुरू हो जाती है, रिस्पिरेटरी ट्रैक के, वॉमिटिंग डायरिया तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है। अब इसके जो सिम्टम होते हैं खुद ब खुद 4 से लेकर 7 दिन में आके खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा या बैक्टीरिया का निमोनिया होता है वो क्लिनिकल कोर्स को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर आपने स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इनके कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को आपने पढ़ा था। बच्चों के अंदर राई सिंड्रोम हो सकता है जिसमें एन्सेफेलोपैथी होती है, लीवर की डिजनरेशन होती है, स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा बी के बाद और चिकन पॉक्स के बाद। जो एस्प्रिन होती है जो कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए देते हैं, लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन होता है इस पे उन इंडिविजुअल के अंदर, उन चिल्ड्रन के अंदर राई सिंड्रोम करवा देती होती है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर पेशेंट को पास्ट में सिमिलर इन्फेक्शन था तो क्या इसका इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा था? इम्यून सिस्टम इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसमें एंटीजेनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती रहती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एंटीजेनिक वेरिएशन के बारे में है, एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या होता है? अगर हम आ जाते हैं इस यहाँ पर, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है इसकी एंटीजेनिसिटी चेंज होती रहती है। इसका जो हीमोग्लूटिनिन होता है और न्यूरामिनिडेज होता है उसकी एंटीजेनिसिटी चेंज होती रहती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक्स करवाता है जिसको पेंडेमिक बोलते हैं। 2 टाइप की एंटीजेनिक चेंजेस होती है, पहला है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और दूसरा एंटीजेनिक शिफ्ट होती है। एंटीजेनिक शिफ्ट डिपेंड करता है कि जो इनके सेगमेंट्स होती है इनकी रीअसॉर्टमेंट होती है। जब सेगमेंट्स की रीअसॉर्टमेंट होती है तो नया प्रोटीन मैका बनता है, यानी नया आरएनए बनेगा, फिर नया आरएनए से नई प्रोटीन बनेगी और नई प्रोटीन से इम्यून सिस्टम क्या होगा? इम्यून सिस्टम उस नई प्रोटीन को बनाने के लिए दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो पुरानी इम्यूनिटी से बच जाएगा। दूसरा एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, ये माइनर चेंज होती है, ये जीनोम आरएनए पे म्यूटेशन, यानी जो जीनोमिक आरएनए है उसके अंदर म्यूटेशन होती है, तब जाके नई प्रोटीन बनती है। असल में जो नई प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर या उसका जो सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है। लाइक ये एंटीजेनिक शिफ्ट वाला मैकेनिज्म लिखा हुआ है किसके अंदर? इन्फ्लुएंजा वायरसेस के अंदर। तो एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है उसकी 2 मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, M1 और M2। जो M1 होती है इंटरनल न्यूक्लियो प्रोटीन और इन्वेलप के दरमियान में पड़ी हुई होती है, सरफेस इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है। जो M2 मैट्रिक्स प्रोटीन होती है ये आयन चैनल बनाती है। याद करना कि ये वही आयन चैनल है जिसको
एमेंटाइडिन रिमेंटाइडिन ब्लॉक करती थी। ओके ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 ईयर ओल्ड बॉयज बीटन बाय, जब कोई कुत्ता काट जाए तो फिर कौन सा होगा वायरस? रेबीज वायरस होगा। ओके, तो रेबीज को रट्टा मार लेना। इसकी ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रेबीज वाले की? तो रेस्पिरेटरी वायरसेस के अंदर कोरोना और इन्फ्लुएंजा इंपॉर्टेंट है। जो रेबीज वाला है ये किस चैप्टर में आता है? तो रेबीज वाला होता है वायरसेस दैट इन्फेक्ट द, ओके, तो रेबीज वाला है ये आर्बो वायरस वाले चैप्टर में से बिलोंग करता है। तो रेबीज वायरस है, ये वो वायरस है जो रेबीज करवाता है, जिसमें इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, हाइड्रोफोबिया हो सकता है, जो बच्चा होता है वो पानी से बहुत डरता रहता है। रूबेला वायरस ये मेडिकली इंपॉर्टेंट मेंबर होता है कि इसका रैप्टो वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, ठीक है, बुलेट शेप कैप्सिड होता है, सराउंड करने के लिए लाइपोप्रोटीन इन्वेलप होता है। जीनोम का जो आरएनए है उसकी नेगेटिव पोलैरिटी होती है, जो नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से इसको आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका एक सिंगल सीरोटाइप होता है, इसकी जो एंटीजेनिसिटी होती है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। रेबीज वायरस के ब्रॉड होस्ट रेंज होते हैं, यानी ये काफ़ी सारे होस्ट को मैमल्स को अफेक्ट कर सकता है। कहती है कि सब मैमल्स को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन सर्टेन मैमल्स होती है, स्पेसिफिकली ह्यूमंस है, उसको ये अफेक्ट कर सकता है। जो रेबीज वायरस है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, एंट्री होती है सेल के अंदर, फिर इसका आरएनए पॉलीमरेज है 5 mRNA बनाता है जो वायरल प्रोटीन को कोड करते हैं। रेप्लिकेशन के बाद जब इसकी रेप्लिकेशन होती है वायरस इनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज से, तो जो नई आरएनए प्रोटीन बनती है वो वायरल प्रोटीन से लिंक हो जाएगी, बनेगा न्यूक्लियोकैप्सिड, फिर एनवेलप बनेगा जब वायरस इस सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ बाहर निकल जाता है। इसके क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करते हैं तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 हफ्ते से लेकर 16 हफ्ते तक हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये शॉर्टर होता है अगर बाइट हेड के ऊपर है रादर देन लेग्स, बिकॉज इस केस में वायरस के पास रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस होता है सीएनएस में एंटर होने के लिए, तो इनक्यूबेशन पीरियड रिलेटिवली शॉर्ट होगा और साइन और सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। क्या साइन सिम्टम होते हैं? सबसे पहले प्रोड्रोमल नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम आते हैं, लाइक फीवर, एनोरेक्सिया, चेंजेस इन सेंसेशन, जिसको पैरास्थीसिया बोलते हैं। फिर एंसेफ्लाइटिस होना शुरू हो जाता है। एंसेफ्लाइटिस 2 फॉर्म्स की फॉर्म में नजर आता है, एक है फ्यूरियस, दूसरा डंप। फ्यूरियस को एंसेफ्लाइटिस और डंप को पैरालाइटिक बोलते हैं। जो फ्यूरियस फॉर्म होती है 80% केसेस में देखने को मिलती है, इसमें एजिटेशन, डिलीरियम, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी को वो पसंद करना, पानी से वो दूर भागता होता है, बिकॉज फेरेंजियल मसल की स्ट्रॉन्ग या पेनफुल स्पैज़म होता है। जबकि डंप फॉर्म में हाइड्रोफोबिया वाले सिम्टम नहीं होते, बल्कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा और असेंडिंग पैरालिसिस हो सकती है। दोनों केस में डेथ हो सकती है। और लेकिन अब मौजूदा मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जो रेबीज़ के अगेंस्ट जो वैक्सीन आ गई है, टीके आ गए हैं, तो उसकी वजह से सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये तो सारा हो गया। कहते हैं डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे? तो डायग्नोसिस होती है तो ब्रेन टिश्यू की एग्जामिनेशन करते हैं बाय यूजिंग पीसीआर या फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी को मॉनिटर करते हैं, या फिर नेगरी बॉडी की हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग करते हैं, स्पेसिफिकली इन द हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन। ओके, जो वायरस है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं सेल कल्चर में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होता है तो हम इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन पीसीआर हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग है और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ओके, तो इन सबको आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड सिमेट्री? न्यूक्लियोकैप्सिड सिमेट्री की 2 फॉर्म होती है, कोसाहेड्रल और हेलिकल फॉर्म होती है। ओके, अब कोसाहेड्रल और हेलिकल फॉर्म ये जनरल वायरोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। ये मैंने पूरा स्केच बनाया हुआ है आरएनए वायरसेस का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए चैप्टर के बारे में, लाइक सबसे स्मॉलेस्ट वायरस पैराबो वायरस है, लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस है, सेगमेंटेड आरएनए वाला वायरस इन्फ्लुएंजा और रोटा होता है, डिप्लॉयड जीनोम वाला रिट्रो वायरस है, एक सीरोटाइप मीजल्स की होती है, 3 सीरोटाइप पोलियो वायरस की होती है, मल्टीपल सीरोटाइप एचआईवी की होती है, हेपेटाइटिस सी वायरस की होती है, इन्फ्लुएंजा की होती है, सुपर एंटीजन एप्स्टीन बार वायरस के, साइटोमेगालो वायरस की और रिट्रो वायरस की होती है, टैगोमेंट हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर और साइटोमेगालो वायरस के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो हम तो बात कर रहे थे सिमेट्री की, तो यहाँ पे आपको सिमेट्री नजर आ रही होगी, ये कौन सी सिमेट्री है जिसके अंदर जो कैप्सोमेयर 20 ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज हो गया, तो उसको बोलते हैं कोसाहेड्रल। और ये वाली हेलिकल सिमेट्री होती है जिसमें हालो कॉइल की फॉर्म में जो कैप्सोमेयर अरेंज हुए पड़े होते हैं। इसकी एग्जांपल है हर्पीस वायरस और इसकी एग्जांपल होती है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस में मीजल्स वायरस आ जाती है, मम्स वायरस आ जाती है, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ वायरस एंड द सेल है, पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एचआईवी स्ट्रेन? तो एचआईवी की 2 टाइप की स्ट्रेन होती है, HIV-1 और HIV-2। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। HIV के स्ट्रेन्स का बात कर रही है कि व्हाट आर द टाइप्स, तो 2 स्ट्रेन होती है HIV-1 और HIV-2, इनके डिजीज वगैरह भी पूछ रहे हैं। तो HIV के इन्फेक्शन का थोड़ा बहुत बता देना, और ये बताना है कि जो HIV का इन्फेक्शन होता है उसके 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में लेटेंट इन्फेक्शन होता है, नहीं, स्टेज 2 में लेटेंट होता है, स्टेज 1 में एक्यूट होता है,
स्टेज 3 को लेटेंट बोलते हैं और स्टेज 3 को लेट इन्फेक्शन वाली स्टेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड द बैक्टीरिया, पहले कवर कर चुका हूँ। फिर इसके बाद आरएनए और डीएनए वायरसेस के एग्जांपल बताओ विद द रिस्पेक्टिव डिजीज। अब आपको मैंने दिखाया था कि आरएनए और डीएनए वायरसेस का स्केच किस तरह से ड्रा करना है, ठीक है, दोबारा से दिखा देता हूँ। ओके, तो ये पूरा आरएनए वायरसेस का स्केच बनाया हुआ है। अब आरएनए वायरसेस है, अब इनकी कोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड सिमेट्री होती है, ठीक है। फिर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एनवेलप और नॉन एनवेलप। कुछ नॉन एनवेलप होते हैं, कुछ एनवेलप होते हैं। अब नॉन एनवेलप को जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और नॉन सेगमेंटेड जीनोम होता है। अब इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं, पिकोरना वायरस वाली फैमिली, कैल्सी और ठीक है, और आई थिंक इन्होंने ये अजीब सी फैमिली लिखी हुई है, हैप्पीविरिडी, वैसे मैंने खुद ही लिखा है। तो जो हेपेटाइटिस ई वायरस है ये भी कैल्सी वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। पिकोरना के अंदर कुछ एंटीनो वायरस होते हैं, राइनो वायरस होते हैं। पिकोरना के अंदर हेपेटाइटिस ए भी आता है, ठीक है, वैसे हेपेटाइटिस कोलाइटिस भी हम कर लेते हैं। एंटीनो वायरस एक कोक्सासिकी है और एक रियो वायरस है। ओके, फिर हम आ जाते हैं स्टफ। तो यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड सेगमेंटेड है, ठीक है, आरएनए वायरस है, डीएनए नहीं है, डबल स्टैंडर्ड सेगमेंटेड है। तो रियो विरिडी है, रोटा वायरस है, और इसके अलावा यहाँ पे जो टोगा विरिडी है उसको अल्फा वायरस और रूबी वायरस बोलते हैं। फ्लैवी वायरस में फ्लैवी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस आ जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड है, डिप्लॉइड है और यूट्रो वायरस है, तो इसमें लेंटी वायरस है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस 1 और 2 आ जाती है। वैसे ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस डीएनए वायरस नहीं होता क्या? चलो, आई थिंक इस टेबल को करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है। तो डीएनए वायरसेस के नाम पहले चैप्टर रट्टा मार लो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पैपिलोमा करवाता है, एडिनो वायरस फ्रेंचाइटिस करवाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस करवाता है, हर्पीस वायरस हर्पीस जोस्टर वायरस करवाता है, ठीक है। जो आरएनए वायरस है वायरस इन्फ्लुएंजा करवाता है, एचआईवी एड्स करवाता है, डेंगू फीवर करवाता है, रोटा वायरस डायरिया करवा देता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा सकता है। इन लिस्ट 3 लाइव एंड द 3 किल्ड वायरल वैक्सीन। अब जाना पड़ेगा मैं वैक्सीन वाले चैप्टर के अंदर। 3 लाइव और 3 किल्ड वैक्सीन के एटलीस्ट नाम बताओ। वैसे वैक्सीन वाले चैप्टर और ड्रग वाले चैप्टर तो हम छोड़ देते थे। अच्छा, ये किल्ड वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए है, रेबीज वायरस है, इसके अलावा पोलियो वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस और है हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। और लाइव एटीन्यूटेड वायरसेस वाले में वैसे हम टेबल भी तैयार कर सकते हैं। लाइव किल्ड है, लाइव वायरसेस है, चलो इसको छोड़ो। अब लाइव एटेन्यूटेड वायरसेस, तो इसके अंदर मीजल्स वायरस है, मम्स वायरस है, रूबेला वायरस है, रोटा वायरस है और डेंगू वायरस है। इस केस में लाइव एटेन्यूटेड वायरसेस को यूज़ करते हो एज अ वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डिस्क्राइब द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फेक्शन बाय द डेंगू फीवर, कि डेंगू फीवर का स्पेक्ट्रम बताओ और इसका फिर डायग्नोसिस भी बताओ। तो इसको हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। जो डेंगू फीवर है इसकी 2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, क्लासिकल डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है। और तीसरा उन्होंने हेमरेजिक शॉक लिख दिया, ठीक है। ओके, वैसे वो टाइप 2 के अंदर ही आता है। क्लासिकल डेंगू फीवर के अंदर फीवर होता है, रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है, ठीक है, मैक्युलोपैपुलर रैशेज होते हैं, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, लिम्फ नोड स्वेल हो जाती है, फीवर कफ मैलेस हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर शॉक देखने को मिलता है। हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम का मैकेनिज्म लिखा हुआ है। अब असल में जो सेकंड इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। नॉर्मली होता क्या है, किसी बंदे को पहले क्लासिकल डेंगू होता है तो वो 4 में से एक सीरोटाइप की वजह से होता है, उस एक सीरोटाइप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन अगर पेशेंट को दोबारा इन्फेक्शन होगा किसी और सीरोटाइप का, तो जो एंटीबॉडी थी पहली सीरोटाइप के अगेंस्ट वो दूसरी सीरोटाइप से रिएक्ट कर जाती है और फिर आपको एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो बन जाते हैं। फिर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट आगे टिश्यू की परमिएबिलिटी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देती है। और दूसरा ये है कि एंटीबॉडी वायरस के एंट्री को बढ़ा देती है इनटू द मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, जिसकी वजह से साइटोकाइन को ज़्यादा रिलीज होते हैं। साइटोकाइन के रिलीज होने की वजह से हैमरेज और शॉक देखने को मिलता है। लेबोरेटरी के अंदर पीसीआर वगैरह करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, कहते हैं कि 3 दिन के अंदर NS1 स्ट्रिप टेस्ट करते हैं। 3 दिन से पहले आईजीएम टेस्ट, आईजीएम को देखते हैं। सेकेंडरी या क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर आईजीजी को देखते हैं। कल्चर वैसे इतना अच्छा नहीं है और पीसीआर को देखते हैं। पीसीआर आप सब वायरसेस के अंदर लिख देना। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेंगू है, वंस अगेन वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है, कि पहला सीरोलॉजिकल टेस्ट है, यानी पहले 3 दिन के अंदर NS1 है, 3 दिन से पहले डिटेक्शन के लिए आईजीएम और सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए आईजीजी। फ्लू लाइक डेंगू है तो डेंगू वाला दोबारा आ गया है, तो ये वंस अगेन 3-4 मतलब एक क्वेश्चन आएगा। ओके, आ गया a pregnant woman who have contracted rubella virus in the first trimester comes to antenatal clinic.
टेल हर अबाउट द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूबेला। तो रूबेला की वजह से कौन कौन सी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो सकती है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, कैटरैक्ट्स है और डेफनेस और मेंटल रिटार्डेशन है। ये आपने एमसीक्यू के अंदर पढ़ा था, तो उसको रट्टा मार लो। कैटरैक्ट है, डेफनेस है, यानी ईयर स्पेशल सेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है रूबेला की वजह से। आगे हेपेटाइटिस वायरसेस लिखे हुए हैं जो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट है कि जो रैश है वो वेजिकुलर है, एक साइड पर रिस्ट्रिक्टेड है और असल में जो वुमन है उसने कीमोथेरेपी कराई थी फॉर द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ओके, तो जब कीमोथेरेपी कराई थी तो उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, तो सप्रेस्ड हो जाएगा तो वायरसिला जोस्टर वायरस, क्योंकि रैश वेजिकुलर है, एक साइड पर रिस्ट्रिक्टेड है। ये वायरस बच्चों के अंदर पहले वेरिसिला और बड़ों के अंदर जोस्टर करवाता है जिसको शिंगल्स बोलते हैं। ठीक है, वायरस इसकी ट्रांसमिशन लिखी हुई है, तो ये रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल सकता है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी फैल सकता है। पैथोजेनेसिस के अंदर जो वायरस है पहले रिस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोजा को इन्फेक्ट करेगा, ब्लड से होता हुआ स्किन पे जाएगा, वहाँ पे रैश करवाएगा, सेंसरी न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा, फिर ये रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो से होता हुआ न्यूरॉन के अंदर आ जाएगा, डोर्सल रूट गैंग्लिया के न्यूरॉन्स होते हैं, वहाँ पर गैंग्लिया के अंदर वायरस लेटेंट हो जाएगा और जैसे ही इम्यूनिटी कम होती है या लोकल ट्रॉमा होता है वायरस दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा और वेजिकुलर स्किन रीगेन करवाना शुरू कर देगा। कौन से वायरसेस होते हैं जो वर्टिकली ट्रांसमिट होते हैं? तो इसका निमोनिक होता है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। C से बनेगा साइटोमेगालो वायरस, R से बनेगा रूबेला वायरस और जो H है ये 4 H आएंगे। एक हर्पीज जोस्टर है, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस है, हेपेटाइटिस B वायरस है और HIV है। ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस का जो वायरस होता है पोलियो वायरस होता है, ओरोफेरिंक्स के अंदर रेप्लिकेट करता है और इंटेस्टाइन के अंदर भी रेप्लिकेट करता है। फिर ये सीएनएस में जाएगा वाया ब्लड स्ट्रीम, सीएनएस के अंदर ये मोटर न्यूरॉन के अंदर रेप्लिकेट करता है, जबकि सेंसिटिव न्यूरॉन के अंदर वेरिसिला जोस्टर वायरस था। ठीक है, फिर ये मोटर न्यूरॉन का डेथ करवा देता है एंटीरियर हॉर्न सेल की, जब डेथ हो जाएगी तो फिर मोटर पैरालिसिस देखने को मिलती है। आगे बताया कि ड्राई देन लेबल द स्ट्रक्चर से छोड़ो। आगे नेम 3 आरएनए हेपेटाइटिस वायरस। तो बी के अलावा बाकी सारी आरएनए होती है, उनके रूट ऑफ ट्रांसमिशन ई और ई के और फीकल और रूट से होती है। बी और सी डी, वैसे बी को निकाल दो, सी डी के ब्लड, सेक्सुअल और पेरिनेटल बना। ठीक है, नेम द वायरस इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैंसर, पहले बता चुका हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये जो सिनेरियो दिया हुआ, सिनेरियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैरोटाइड ग्लैंड की स्वेलिंग, जिसको मम्स कहते हैं। तो मम्स की वायरस की वजह से होता है। पैरामिक्सो वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। आरएनए वायरस होगा, इन्वेलप होगा, नॉन सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड सिर्फ 2 होते हैं आरएनए के अंदर, एक होता है इन्फ्लुएंजा और दूसरा रोटा। सिंगल सीरोटाइप है। ओके, इन्वेलप के ऊपर स्पाइक्स प्रोटीन होती है, 2 टाइप की स्पाइक्स प्रोटीन होती है, एक होती है हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनेडेज एक्टिविटी और दूसरे के पास सेल फ्यूजन और हेमोलिटिक एक्टिविटी होती है। ह्यूमन इसके नेचुरल होस्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट से नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, आगे लिखा है कि HIV का इन्फेक्शन होता है। HIV के इन्फेक्शन में कौन कौन सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगस के कौन से, वायरस के कौन से और कौन सी मैलिग्नेंसी है? तो कैपोसी सार्कोमा और सर्विकल कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। कैपोसी सार्कोमा हर्पीस वायरस 8 और सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन जो कॉमन होती है HIV के अंदर, एड्स के अंदर साइटोमेगालो वायरस है, हेपेटाइटिस C है, जबकि अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर न्यूमोसिस्टर जीरोवकाई एस्ट्रोप्लाज्मोसिस है। तो सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो सारे लिख देना। ओके, अब पोलियोमाइलाइटिस की पैथोजेनेसिस है, आपको बता चुका हूँ। ओरोफेरिंक्स और इंटेस्टाइन के अंदर रेप्लिकेट होता है, सीएनएस में जाएगा वाया ब्लड स्ट्रीम, वहाँ पे मोटर न्यूरॉन में ट्रैवल करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपी किसी का भी नहीं होता, PCR वगैरह तो हर एक ही करते होते हैं और वायरल के एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। HIV की पूरी लाइफ साइकिल बनी हुई है, आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ो। 2 अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस है, क्रिप्टोकोकोसिस होती है, एस्परजिलोसिस होती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है। व्हाट आर द डायग्नोसिस टेस्ट फॉर HIV? तो कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल अलीसा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, जबकि एंटीजन को डिटरमिन करने के लिए P24 एंटीजन कैप्चर टेस्ट होता है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है जिसको PCR बोलते हैं। 3 स्टेजेस लिखी हुई है HIV इन्फेक्शन की। पहला एक्यूट इन्फेक्शन जो अर्ली स्टेजेस का है, लेटेंट स्टेज मिडिल वाली होती है और जो लेट है उसके अंदर आपको साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके अंदर CD4 काउंट 400 माइक्रोलीटर से कम हो जाता है। ओके, इलनेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। 2 RNA वायरस और DNA वायरसेस के नाम लिखो, उनकी मैलिग्नेंसी बताओ। ये भी हो चुका है, ये वाला भी क्वेश्चन कवर हो चुका है, रेबीज वाला भी कवर हो चुका है, डेंगू शॉक सिंड्रोम वाला भी कवर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।